प्लानिंग अटैक। हाँ, तो आज हम क्लियर करते हैं, फ्रिक्शन के बारे में सीखते हैं कि फ्रिक्शन होती क्या है, कैसे फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फ्रिक्शन होती क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन और उसकी कोशिश टेंडिंग टू मोशन को अपोज करती है। मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर ये कोई ब्लॉक है, अगर मैं इसमें कोई फोर्स लगाता हूँ पी, तो इस बॉडी को मोशन होने से एक फोर्स रोकती है या कोशिश को भी रोकने के लिए उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन या टेंडिंग टू मोशन को रोकती है, वो फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स डेट अपोज द मोशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी ओवर एन अदर बॉडी। अगर दो बॉडी हैं, इसे अपोज करने की कोशिश कर रही है तो हमारी फ्रिक्शन इसे अपोज कर रही है, ठीक है। हाँ, तो फ्रिक्शन होती क्यों है, इसको समझते हैं, फ्रिक्शन लगती क्यों है। तो सपोज़ कीजिए एक बॉडी हमारी, दो बॉडी है, तो अगर हम उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो बॉडी हमारी रफ सरफेस होती है, खुदड़ीपन होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पर खुदड़ीपन से होते हैं। जब दोनों कांटेक्ट में होते हैं तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिस इंटरलॉक की वजह से हमारी फ्रिक्शन फोर्स आती है। तो फ्रिक्शन फोर्स इरेगुलरिटी की वजह से होती है, ठीक है। So friction is caused due to irregularities on the two surfaces in contact. So when one object moves over other, these irregularities on the surface get untangled, give rise to friction. The more friction, अगर ज़्यादा रफनेस होगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, और कम रफनेस होगी तो कम फ्रिक्शन होगी। जब ज़्यादा रफनेस है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, और ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी और ज़्यादा फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि फ्रिक्शन, अब हाँ, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस समझते हैं उसके। तो आप मानोगे नहीं, फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक कर पाते हैं। हमारी जो ब्रेकिंग, जो बाइक पे ब्रेक होती हैं, कार पे ब्रेक होती हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से काम कर पाती हैं। हम अभी हम पेन से लिखते हैं, राइटिंग भी एक फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है। रोटेशन और व्हील, वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। अगर हमारी फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये भी चीज़ होना इम्पॉसिबल है। हम नहीं लग पाएंगे, हम ना चल पाएंगे, हम ब्रेक हमारी काम नहीं करेंगे और पहिया घूमेंगे नहीं, तो हमारी कार वाड़ी चलेंगे भी नहीं। उसके कुछ डिसएडवांटेज हम बहुत कुछ जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है, मोशन को रजिस्ट करता है, और ओवर हीटिंग हो जाते हैं, और उसकी वजह हमारी डिक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो ये फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब फ्रिक्शन की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। सो हम फ्रिक्शन को दो टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन टाइप में, सॉरी। ड्राई फ्रिक्शन, एज ए इंजीनियरिंग, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन नाम से पता पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनली पाई जाती है, उस फ्रिक्शन को इंटरनली अपोज करते हैं, यानी हमारे मोशन को रोकने की कोशिश अंदर ही पाई जाती है। अब हम समझते हैं ड्राई और फ्लूइड फ्रिक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रिक्शन और आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए ड्राई और फ्लूइड फ्रिक्शन में। अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास दो बॉडी होंगी, वो बॉडी एक दूसरे के ऊपर होगी। एक बॉडी ए एंड बी, तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेस पर इरेगुलरिटीज़ की वजह से हमारी फ्रिक्शन आती है, ठीक है। अगर इन दोनों सरफेस के बीच में मैं कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करूं, तो फ्रिक्शन, उस समय फ्रिक्शन को बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन। यानी ड्राई फ्रिक्शन में हमारे लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते, ठीक है, हाँ जी। जबकि फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है कि दोनों सरफेस के बीच में
दोनों सरफेस के बीच में हमारा कोई फ्लूइड यानी लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, उसमें हम लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते, और फील्ड फ्रिक्शन में हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। हम फर्दर ड्राई फ्रिक्शन को फर्दर क्लासीफाई और करते हैं, उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से आप क्लियर होता है। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, इस पे मैंने P फोर्स लगाई, तो इस फोर्स तो बॉडी मोशन में या कोशिश करेगी मोशन में आने की, तो उसको अपोज करने के लिए क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगी, तो F मान लो फ्रिक्शन आ गई। तो अब हम ग्राफ करते हैं फ्रिक्शन ठीक है, P और F। हाँ जी, जब ब्लॉक में हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो उस बैग एक्सपेरिमेंटल किया, और एक्सपेरिमेंट में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया। कुछ ऐसा आया कि शुरुआत में जितनी हम फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में लीनियरली रिलेशन आ रहा था, डायरेक्टली रिलेशन आ रहा था, जैसे मैं P की वैल्यू बढ़ा रहा था वैसे ही हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी। अगर मैंने 5 न्यूटन फ्रिक्शन 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन आई। अगर मैंने फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई करी, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन आई। मैंने फोर्स 12 न्यूटन अप्लाई करी, फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन आई। पर लेकिन एक पॉइंट तक ही वो लीनियरली इंक्रीज हुई, उसके बाद उसमें थोड़ा सा डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो गई। ठीक है, हाँ जी, जो रीजन होता है जो लीनियरली इंक्रीज होती है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और जो कांस्टेंट हो जाती है उस समय हम फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के पास स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसको कैलकुलेट करने का, ये हमारी सेल्फ एडजस्टिंग होती है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब कि अगर मैंने फोर्स 5 न्यूटन लगाई तो हमारी फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन होगी। जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही फ्रिक्शन हमारी आएगी अगर हमारी बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है, अगर मैंने 10 लगाई तो 10 न्यूटन फोर्स आ गई, सेम फोर्स लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन होती है क्योंकि इस समय हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है, यानी वो कोशिश करती है मूव करना, जो हमारी फोर्स लगा रहे हैं वो कोशिश करती है उस बॉडी को मोशन में लाने की, तो उस समय हमारी अपोजिंग फोर्स आती है, उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो हमारी सेल्फ एडजस्टिंग होती है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने का। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारी सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, और ये डिसाइड करती है कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हमारी जो फ्रिक्शन लगती है बॉडी पर उससे कम है तो हमारी फ्रिक्शन स्टैटिक होती है, अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी मूव करती है, हमारी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है, और इस पॉइंट पर जस्ट टू स्लाइड होना स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ, एक बात बताना भूल गया कि हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी फ्रिक्शन लगेगी, और इस समय हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में जस्ट मोशन में बॉडी होती है, और इस केस में हमारी फ्रिक्शन जिसे एफ एल से दर्शाते हैं वह न्यू एन के बराबर होता है। न्यू एस इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
न्यू एस, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम मेज़र करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लुब्रिकेंट फ्रिक्शन। अच्छा, फिर हमारी आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हमारी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जब बॉडी हमारी स्लाइड करती है, यानी बॉडी उसमें केस में मोशन में आ जाती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन उस केस में निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू के इंटू एन, एन द नॉर्मल डायरेक्शन, एन द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा कि फ्रिक्शन होती क्या है। फ्रिक्शन की अपोजिंग फोर्स होती है जो कि हमारे मोशन को या टेंडिंग टू मोशन को रोकती है। फिर हमने सीखा कि होती क्यों है, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ की वजह से हमारी फ्रिक्शन लगती है। फिर हमने सीखा कि फ्रिक्शन की क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हमने अब तक सीख चुके हैं कि हमने उसको ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन पे क्लासीफाई करते हैं। ड्राई फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम कोई लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते, फ्लूइड फ्रिक्शन में हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन में इंटरनली हमारी फ्रिक्शन लगती है। फिर हमने फ्रिक्शन को क्लासीफाई किया स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है और उस केस में हमारी मैग्नीट्यूड, सेल्फ मैग्नीट्यूड उतना होता है जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। फिर हमारी एक लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने, लिमिटिंग फ्रिक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, जब हमारी बॉडी मूव करती है तो उस समय फ्रिक्शन लगती है, उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको हम कैलकुलेट करते हैं न्यू के इंटू एन से। ठीक है, हाँ। अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, उसको समझते हैं। एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, वो समझते हैं। ठीक है, अब इस कोई बॉडी है, इसके वेट डब्ल्यू उसका वेट है, डब्ल्यू उसका वेट है, और इस वेट मैंने कोई पी फोर्स इस पे अप्लाई करी, तो इसको अपोज करने के लिए मेरे पास फ्रिक्शन आई एफ, और एक नॉर्मल इन दोनों कांटेक्ट में नॉर्मल लगी एन, और इन दोनों फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट था आर। जो एंगल होता है रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे दिखाते हैं फाई से। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अगर फाई को हम कैलकुलेट करें तो इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये हो गया एन, इस एफ फोर्स को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, एफ, ये रिजल्टेंट हो गया। तो इन दोनों के बीच को जो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है फाई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो टेन फाई इक्वल्स टू होता है पी बाई एफ बाई एन। तो फाई हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 मिनट, और मैं एफ को लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठेंगे तो न्यू एन, एन से एन कट जाएगा, तो 10 फाई इक्वल्स टू हो जाता है 10 इनवर्स 5। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, उसे बोलते हैं एंगल और रिपोज। लास्ट दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, फिर उसके वर्किंग रूल समझ के फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब आता है एंगल और रिपोज। एक प्लेट है, इस पर एक डब्लू मास का ब्लॉक रखा हुआ है, डब्लू वेट रखा हुआ है,
ठीक है, हाँ जी। फिर मैंने क्या किया, इस रेफरेंस पर इस ब्लॉक को मैंने इंक्लाइन कर दिया, इस एंगल को उठाते गया, तो एक एंगल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, और इस ब्लॉक को मैं एक उठाता गया, इंक्लाइन करता गया, तो एक एंगल पर एट ए एंगल उस पर ये ब्लॉक जस्ट नीचे आना शुरू होने वाला था, जस्ट इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई, यानी इससे अगर उस एंगल से थोड़ा सा भी मैं आगे करता हूँ तो हमारा ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो उस मैक्सिमम एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिसे हम अल्फा से दर्शाते हैं। एंगल ऑफ रिपोज एक मैक्सिमम एंगल होता है, अगर मैं इस एंगल से थोड़ा सा भी उसे ऊपर लेके जाऊं तो हमारा ब्लॉक ही नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और वो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में बहुत सारे यूज़ करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अब तक मैंने इस ग्राफ को क्लियर कर चुके हैं कि एक तरफ हमारी पी होती है, हमने जब फोर्स को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ निकाला तो इसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी अंडर स्टैटिक कंडीशन होती है। तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करेंगे इस केस में, है ना। लिमिटिंग के केस में हमारी इक्विलिब्रियम भी होंगी और साथ में हमारी फ्रिक्शनल भी होंगी, और काइनेटिक में हमारी फ्रिक्शन इक्वेशंस होंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज़ करनी है। इक्विलिब्रियम पर अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करनी है। अगर हमारी बॉडी काइनेटिक है, बॉडी मूव करती है, तो हमें फ्रिक्शन की भी लग जाएंगी, न्यू एन वाली इक्वेशन भी लग जाती है। तो किस समय लगानी है वो आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं अब। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई ब्लॉक डब्लू वेट का ब्लॉक था, डब्लू वेट का ब्लॉक है आपका, और इस पर मैंने पी फोर्स लगाई, और पी फोर्स लगाने पर मेरे फ्रिक्शन लगाई, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगी, और ये इसका नॉर्मल था। तो रिजल्टेंट और इसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली आपका होता है tan इनवर्स न्यू के बराबर। ठीक है, tan इनवर्स न्यू के बराबर होता है। फिर हमने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा कि वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें बॉडी हमारी रेस्ट पे रहे, जब तक उस इंक्लाइन प्लेन पर सरफेस पर रेस्ट पे रह सके, उस एंगल तक बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और वो एंगल ऑफ रिपोज आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, फाई के बराबर। ठीक है, हाँ। पर अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फिर हमको वर्किंग रूल आपको समझाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं सपोज कीजिए मेरे पास दो वेट हैं, दो ब्लॉक हैं, दोनों का वेट डब्ल्यू वेट है, इसका भी डब्ल्यू वेट है, इसका भी डब्ल्यू वेट है। ठीक है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक है पी। तो जो इसके नॉर्मल फोर्सेस होंगे इसके कांटेक्ट में, कांटेक्ट में ये, तो उसके तो जो हमारी नॉर्मल होंगी वो इसके बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे। इस केस में यूनिफॉर्म होती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जितने भी हमारे यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको इन सब का रिजल्टेंट हमारा सेंटर ऑफ इसके सेंटर पे ही आता है, तो इसलिए हम नॉर्मल को ऐसे दर्शाते हैं। दोबारा समझते हैं एक बार, को कन्फ्यूजन हो चुकी होगी मुझे पता है, कि अगर ब्लॉक पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इसका सेंटर है। अगर ब्लॉक पे कोई भी तो इस केस में हमारी नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं वह यूनिफॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको
इन फोर्सेस को हम कंसंट्रेट कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट मिल जाता है, और वो रिजल्टेंट आपका इसके सेंटर पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होता है। ठीक है, हाँ। लेकिन जब आपकी कोई एक्सटर्नल फोर्स होती हैं, जब हमारी एक्सटर्नल फोर्स होती हैं तो बॉडी थोड़ी सी आगे से, अगर हमारी कोई फोर्स होती है तो इस केस में इधर हमारी नॉर्मल, अगर इधर देखेंगे आप तो इधर कम होगा, इधर ज़्यादा, इधर बढ़ जाता है, इधर बढ़ जाता है, तो हमारी फोर्सेस नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से हमारी रिजल्टेंट रिएक्शन सेंटर ऑफ बॉडी से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, और वो एन एक्स दूरी पर डिस्प्लेस हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए था, इसलिए बताया कि मैं आपको समराइज़ करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, और अच्छी तरह समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर हमारे ब्लॉक पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो उस केस में हमारी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर, उस बॉडी के सेंटर लाइन पर ही पाई जाती है। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ लाइन इसे बोलते हैं, सेंट्रो लाइन सेंट्रोइड से पास होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी फोर्स पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उस केस में हमारी रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स सेंटर ऑफ लाइन से x दूरी डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, इस x को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम इसका वर्किंग रूल समझते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान सुनना एक एक चीज़ को, एक एक बात को, बहुत आराम से क्वेश्चन जो मैं 5 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ, उससे आपके 90% क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, हाँ। तो हम इसे 4 स्टेप्स में क्लासीफाई कर, 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को समझना है, वो तो जनरली हर क्वेश्चन को समझना पड़ता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो क्वेश्चन को हमको पहले ढंग से पढ़ना है और उसको समझना है। हो सके उसका डायग्राम बनाना है, मैकेनिक्स में डायग्राम बना कर ही सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का सेंस है कि जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी पे लगती हैं वो सब दिखानी है आपको। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जितनी भी फोर्सेस, उस रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शन, जितनी भी फोर्सेस हमारी लगेंगी उसको दिखाना है। और हाँ, अगर आपको एफ को, फ्रिक्शन को अननोन की तरह ट्रीट करना है, तो फ्रिक्शन को अननोन की तरह ट्रीट करना है, अनलेस कि हमें उसमें क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि हमारी फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो उस केस में हमको उस फ्रिक्शन को हम न्यू एन की टर्म्स में, मतलब उसको निकाल सकते हैं, बट जनरली आप क्या करना है, मैक्सिमम और हमेशा फ्रिक्शन को शुरुआत में अननोन की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, हमको कंडीशन को करना है कि अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो उस जगह हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम होती है, और उस केस में हमें डेल्टा एफ बाई और डेल्टा एम इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो एफ एल निकालेंगे, और उस जो एक्सटर्नल फोर्स उससे कम है तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाई इक्वल्स टू डेल्टा एम 0 पुट करना है। दूसरा केस, अगर उसके बराबर है तो उस कंडीशन में हमारे इक्विलिब्रियम के साथ साथ, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ साथ प्लस फ्रिक्शनल भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, न्यू एन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, मतलब तीसरा केस है इसी में, अगर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम सिंपल
फ्रिक्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे, न्यू एन के इक्वेशन यूज़ करनी है, और फिर फोर्थ स्टेप है सॉल्व करनी है, फोर्थ स्टेप है सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी। तो अब एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको अपने स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, सपोज कीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास 20 किलोग्राम दे रखा है, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स दे रखी है 80 न्यूटन, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और इसकी लेंथ, ऊपर वाली लेंथ है 0.8 मीटर, और ये वाली लेंथ है 0.2 मीटर, सॉरी, ये वाली लेंथ है आपकी 0.2 मीटर। और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि ये फोर्स हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पर है। तो अब अगर हमारी फोर्स इक्विलिब्रियम पर है तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर हमारी फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन में दे रखा होता है, और नहीं तो हमें उसे निकालना पड़ता है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, अब इस फोर्स का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जितनी बॉडी फोर्सेस हैं उनको दिखाना है। तो एक फोर्स होगी आपकी, इसके कंपोनेंट टूटेंगे, तो 80, और इसके कंपोनेंट टूटा ऊपर, थीटा के साथ टूटेगा तो 80 cos 30, और ये वाला हो गया 80 sin 30। ठीक है, इसका वेट लगा होगा, इसका सेंटर आपका यहाँ पर आएगा, इसका सेंट्रॉइड इस बॉडी का होगा 0.4, यहाँ से इधर से 0.4 होगा, है ना। ठीक है, जिसका सेंट्रॉइड एक्सिस हो गई, इसी पे आपकी फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का सेंटर 20 जी। ठीक है, 20 जी, अगर मैं जी की वैल्यू टू करेंगे तो 196.2 न्यूटन। ठीक है, और जिसकी दूरी होगी आपकी, एक मिनट यार, एक मिनट, काफ़ी, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर, एक मिनट। ठीक है, अब तक हम अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या दे रखी थी, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसके कंपोनेंट टूटा 80 cos 30, और एक टूटा 80 sin 30। ठीक है, ये वाले कंपोनेंट ड्रॉ किए। ठीक है जी, इस बॉडी का मास है 20 किलोग्राम, तो इसकी सेंट्रोइड पर आपको, इसका सेंट्रोइड ये था, इस पर आपका लगा 20 जी, जो कि बेसिकली हो गया आपका 20 जी। इसे हम बोल सकते हैं 196 इंटू 2 न्यूटन, 196 इंटू 2 न्यूटन। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारी एक्स जो नॉर्मल थी वो एक्स डिस्प्लेस हो गई एन से, जो हमारी नॉर्मल एक्शन थी वो एक्स डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई थी। ठीक है, और इस फोर्स को अपोज करने के लिए हमारी फ्रिक्शन फोर्स आई एफ।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टेप समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन के बाद हमने समझ में आया कि इसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमने थर्ड स्टेप में कंडीशन पहचानी कि ये बॉडी सब इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर है तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। तो डेल्टा एफ एक्स इक्वस टू 0, डेल्टा एफ बाई इक्वस टू 0, डेल्टा एम इसके रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पे तो मैं ओ के रेस्पेक्ट में निकालूंगा एम नॉट 0। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल एफ एक्स एन, यही मुझे निकालने हैं, एफ एन एक्स। ठीक है, हाँ। तो आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें सॉल्व करना है। सो हमें क्या करना है कि हमें कंडीशन पहचाननी है कि अगर हमारी कंडीशन इक्विलिब्रियम पर है तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करना है, जैसे कि हम यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारी इक्विलिब्रियम, अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर है तो उस केस में हमारी इक्विलिब्रियम फोर्सेस प्लस फ्रिक्शनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लस फ्रिक्शन की इक्वेशन भी हमारी एप्लीकेबल होती हैं। और अगर हमारी फ्रिक्शन फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास सिर्फ फ्रिक्शनल इक्वेशन होती हैं। ठीक है, हाँ। तो इस क्वेश्चन को अब तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। सो अब पहले डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ में एक तो इक्वेशन बनेगी आपकी 80, एक मिनट, 2 फोर्सेज हैं इसमें, आपकी 2 फोर्सेज हैं 80 cos 30 माइनस एफ इक्वस टू 0। तो यहाँ से मेरी एफ की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 69.3 न्यूटन। ठीक है, अब हमें डेल्टा एफ बाई निकालते हैं। अब हम इसे डेल्टा एफ बाई निकालते हैं तो नीचे की तरफ है माइनस की साइन 30, एक माइनस 6.2 प्लस एन इक्वस टू 0। तो इससे मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी, आपको इस इक्वेशन से एन की वैल्यू मिलेगी 236 न्यूटन। अब हमें इसमें मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम मूवमेंट निकालेंगे एम नॉट पर। तो इस फोर्स की वजह से उसी लाइन पर है 0, इस फोर्स की वजह से उसी लाइन पर एम नॉट पर ये 0। हमारे पास 3 फोर्सेस की वजह से आएगा, एन की वजह से, इस वाली फोर्सेस की वजह से और इस फोर्स की वजह से। ठीक है, वाली दूरी है 0.4 और ये वाली दूरी है ऊपर से लेके नीचे तक है 0.2। ठीक है, हाँ जी। अब सॉल्व करते हैं इसको। सो इस n की वजह से ये कैसा है क्लॉकवाइज। सो माइनस एन इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सो माइनस 360 इंटू एक्स। इस 80 cos 30 की वजह से कैसा मूवमेंट है क्लॉकवाइज। सो माइनस 80 cos 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.4 और 80 sin 30 कैसा एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस 80 sin 30 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4 और सॉरी क्योंकि 80 cos 30 की दूरी है 0.2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी आपकी माइनस की 9.08 mm। तो अब तक हमने सीख चुके हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि हमें फ्रिक्शन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर हमें FBD बनानी है और ऐप को अननोन की तरह ट्रीट करना है। अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम के रेस्ट पे होती है तो उस कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम
फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है। अगर हमारी अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर है तो उस केस में हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन प्लस फ्रिक्शनल इक्वेशन लगानी है। अगर हमारी फोर्स से ज़्यादा है तो हमें सिर्फ हमारे पास फ्रिक्शनल इक्वेशन लगाने का ही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके आप क्वेश्चन कीजिए बहुत सारे, बस यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको, फिर सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपने किया था कि हमने कौन सी इक्वेशन में किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में किया था, तो हमारे पास 3 इक्वेशन थी, हमने इसको सॉल्व करके आसानी से निकाला, क्योंकि रेस्ट पर हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन की इक्वेशन नहीं होती, इसलिए हम इसमें नहीं लगा पाते। तो अब तक हम पूरा मतलब अभी हमने पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा जो डिस्कस किया है। तो उसको हम थोड़ा समराइज़ करते हैं, फिर इसको हम ठीक है समराइज़ करते हैं इसको। तो हमने सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कि फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो कि हमारी बॉडी को रोकती है, मतलब हमारी बॉडी को मोशन होने से और उसकी कोशिश को रोकती है, यानी टेंडिंग टू मोशन और मोशन को रोकती है। ठीक है, हाँ जी, वो इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है। ठीक है, फिर हमारी एडवांटेज सीखे, डिसएडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। हमारी फ्रिक्शन के टाइप्स समझ में आई, पहले डाई फ्रिक्शन, फील्ड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन होती है। और डाई फ्रिक्शन में लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते, ब्लेड फ्रिक्शन में बीच में लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन इंटरनली पाई जाती है। फिर हमारे फ्रिक्शन को 3 पार्ट्स में और क्लासीफाई किया। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड का कोई फॉर्मूला नहीं होता और उसमें सेल्फ एडजस्टिंग होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, जिसको निकालने का US-N निकालते हैं, और उसमें हमारी काइनेटिक फ्रिक्शंस होती हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आया, जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन और नॉर्मल के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बेसिकली tan इनवर्स न्यू के बराबर होता है। tan इनवर्स न्यू के बराबर होता है। ठीक है, tan इनवर्स न्यू के बराबर होता है। फिर हमने एंगल और रिपोज पढ़ा कि मैक्सिमम एंगल जिस पे हमारे इंक्लाइंट फेस पर हमारी बॉडी रेस्ट पे रह सके। फिर हमने बात करी कि अगर हमारे ब्लॉक पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस केस पे हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वह सेंट्रॉइड एक्सिस पे होगी, जबकि एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है एक्स दूरी से। फिर हमने इसके वर्किंग रूल समझ में आया कि हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसके FBD बनाना है, और फिर हमें को एनालाइज करना है कि हमारी कंडीशन इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है। अगर हमारी बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में है तो उसमें इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन इक्वेशन लगेंगी। अगर हमारी इस केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन केस में सिर्फ हमारे पास फ्रिक्शन इक्वेशन लगती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम ई लर्निंग अटैक नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।